अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक थे मियाँ खुशहाल, वालदैन की इकलौती औलाद थे। बड़े लाड प्यार में परवरिश पाई, बड़े नाज नखरे उठाए गए। अब अम्माओं का जो लाड प्यार होता है वो सारे का सारा औलाद को खिलाने में सर्फ हो जाता है। उन्हें हर वक्त यही फिक्र दामनगीर रहती है कि उनका लाल कुछ खाता ही नहीं, सूख के कांटा हुआ जा रहा है। चुनांचे हर वक्त औलाद को ठुसाने की फिक्र में लगी रहती हैं। बेटा ये भी खा ले, वो भी खा ले, देख मैंने तेरे लिए अंडों का हलवा बनाया है, आलू के पराठे बनाए हैं, तो कभी मुर्ग मुसल्लम तैयार किया है। अम्मा के इस खुरदनी लाड का नतीजा ये हुआ कि मियाँ खुशहाल खुश खुराक भी हो गए। अम्मा को एहसास तब होता जब कहीं मेहमान जाते और खुशहाल मियाँ भी साथ होते। मेजबान जो भी नाश्ते का सामान प्लेटों में सजा के रखते, खुशहाल मियाँ उनके साथ पूरा इंसाफ करते। आमतौर पर मेजबान ये उम्मीद करता है कि मेहमान थोड़ा बहुत चक्कर छोड़ देगा और सामान वापस डिब्बों में भर कर रख दिया जाएगा जो किसी अगले मेहमान के काम आएगा। लेकिन मियाँ खुशहाल तो इसकी गुंजाइश ही नहीं छोड़ते थे। अम्मा लाख इशारों से मना कर रही हैं, कोहनी से टहुके लगा रही हैं, लेकिन खुशहाल मियाँ ऐसे मसरूफ कि नजर उठाने की फुर्सत नहीं। रकाबियाँ ऐसी साफ करते कि मेजबान को धुलवाने की भी जरूरत ना पड़ती। जैसे जैसे बड़े होते गए उनकी खुश खुराकी में भी इजाफा होता गया। 10-12 रोटियां और चावल और मीठा अलग उनकी एक वक्त की खुराक हुआ करती थी। नतीजा ये हुआ कि जिस्मानी तौर पर भी खुशहाल नजर आने लगे। शादी से पहले ही तौन निकल आई। अब्बा ने अपने असर रसूख से किसी सरकारी दफ्तर में क्लर्क लगवा दिया था। कुर्सी पर बैठकर कलम घिसना और खाना। जितनी खुशहाली नजर आती कम थी। अब अम्मा को अपने लफ्ते जिगर की शादी की फिक्र हुई। अपने गांव के एक खाते पीते घराने की सगड़ सी लड़की देखकर रिश्ता पक्का कर दिया। उस गांव में ज्यादातर किसानों और जुलाहों की आबादी थी। ज्यादातर किसान कपास की काश्त करते थे। जुलाहों ने घरों पर करघे या पावर लूम लगा रखे थे। खादी का कपड़ा बुना जाता था। खुशहाल मियाँ के ससुराल वालों ने अक्लमंदी ये की कि कपास की काश्त भी करते थे और घर पर पावर लूम भी लगा लिया था। ससुर खेती बाड़ी करते, औरतें रुई की पोनियां बनाती और लड़के पावर लूम पर कपड़ा बुनते। बाजार में रुई के चढ़ते उतरते दामों से बेपरवाह ये घराना अच्छा खासा कमा लेता था। खूब धूमधाम से खुशहाल मियाँ की शादी हुई। दुल्हन ढेर सा जहेज लेकर आई। रिवाज के मुताबिक वलीमे के बाद दुल्हन के भाई आकर उसे मायके ले गए। अब खुशहाल मियाँ को चौथी के लिए ससुराल जाना था और बीवी को वापस लाना था। खुशहाल मियाँ ससुराल जाने को तैयार हुए तो अम्मा ने समझाया कि बेटा जरा हाथ रोक कर खाना, ससुराल में बेइज्जती ना हो, लोग ये ना कहे कि कैसा भूखा नंगा दामाद आया है कि खाने पर टूट पड़ता है। बात खुशहाल मियाँ की भी समझ में आ गई। ससुराल पहुंचे, बड़ी खातिर मदारत हुई। जाते ही नाश्ते का एहतमाम हुआ, लेकिन खुशहाल मियाँ ने शर्मा हुजूरी थोड़ा सा टूंग कर हाथ रोक लिया। रात को चौथी की दावत थी। तरतराते हुए पुलाव, जर्दे, कोरमे की इश्तिहा अंगेज खुशबुएं माहौल को मरगन बनाए हुए थी। दस्तरख्वान बिछा, कई किस्म के खाने दूल्हा मियाँ के सामने चुने गए, लेकिन खुशहाल मियाँ को अम्मा की नसीहत याद आ गई। बामुश्किल हाथ रोका। 2-4 रोटियों और थोड़ी सी बिरयानी पर इक्तिफा की। जी तो चाहता था कि पूरे डोंगे साफ कर जाएं, लेकिन दिल पर जबर कर कर उठ गए। ससुराल वालों पर धाक बैठ गई। जवाई जी तो बहुत कम खुराक है। खैर महफिल बर्खास्त हुई। खुशहाल मियाँ भी अपने कमरे में आराम करने के लिए आ गए, लेकिन नींद कहाँ आती। जो खाया था वो तो पेट के एक कोने में पड़ गया था। थोड़ी देर में वो भी हजम हो गया। सारी रात भूख के मारे करवटें बदलते गुजर गई। पेट में चूहे फुटबॉल खेल रहे थे। आखिर सब्र ज़िब्त की इंतहा हो गई तो रात के पिछले पहर बिस्तर से उठे। कमरे से बाहर झांका, हर तरफ सन्नाटा था। दबे पांव बाहर निकले इस तलाश में कि शायद कहीं कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन कहीं कुछ नजर नहीं आया। पिछले बरामदे में छत से एक छींका लटक रहा था। उसमें मिट्टी की एक छोटी सी मटकी रखी हुई थी। खुशहाल मियाँ की जान में जान आई। सोचा यकीनन खाने पीने का सामान होगा। मटकी ऊंची थी। खुशहाल मियाँ ने पास पड़े हुए एक डंडे से मटकी के तले में जरब लगाई। मटकी फूट गई। उसमें शहद भरा हुआ था। खुशहाल मियाँ निशाना साध कर मुंह खोलकर खड़े हो गए। कुछ शहद मुंह में गया, कुछ सर पर टपका, कुछ चेहरे पर लगा, कुछ कपड़ों पर गिरा। खुशहाल मियाँ दोनों हाथों का डोंगा बनाकर शहद पीने में मसरूफ थे कि इतने में कुछ खटका हुआ। कदमों की आवाज सुनाई दी। खुशहाल मियाँ घबरा गए। सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी।
सामने ही कोठार था जहां रुई स्टोर की जाती थी। घबरा कर उसी में घुस गए। शहद में तो यूं ही लथपथ हो रहे थे, ऊपर से सारे बदन पर रुई चिपक गई। अच्छा खासा तंदुरुस्त मेंढा नजर आने लगे। कोठरी से झांक कर देखा, ससुर साहब उठ चुके थे। किसान आदमी थे, अली सुबह खेतों पर चले जाते थे। बरामदे में मटकी टूटी हुई देखी तो बिल्ली को बुरा भला कहते हुए सफाई करने बैठ गए। खुशहाल मियाँ के बाहर निकलने की राह मसदूद थी। थोड़ी देर में उजाला फैल गया। सास साले सालियां सब ही जाग गए। चलत फिरत शुरू हो गई तो कोठार से बाहर निकलने के मौके ही खत्म हो गए। भूख के मारे अलग दम निकला जा रहा था। इस हुलिये में बाहर निकल नहीं सकते थे। बाहर से आवाजें आ रही थी। जवाई जी की तलाश हो रही थी। इसी असना में सास साहिबा की आवाज आई जो उनकी अहलिया से कह रही थी, बेटी तू कल तो चली जाएगी तो मैं अकेली रह जाऊंगी। तेरी बहनें तो अभी छोटी हैं, थोड़ी सी रुई निकालना, कुछ पोनिया ही बनवा ले। ये गुफ्तगू सुनकर खुशहाल मियाँ के कान खड़े हो गए। यानी कोई कोठार में आने वाला था। तैयार होकर एक कोने में खड़े हो गए। जैसे ही उनकी अहलिया ने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा, वो आगे बढ़कर जोर से बोले, चुप। उनकी दुल्हन टोकरियां फेंक फांक कर बेतहाशा भागी। फूली हुई सांसों के साथ अम्मा से बोली, अम्मा अम्मा सुन, कोठार में भूत है। अम्मा बोली, चल हट, बड़ी हो गई, शादी ब्याह हो गया, बचपन की डरने की आदत नहीं गई। हमारे घर में कोई भूत भूत नहीं है, चल मैं देखती हूँ। जैसे ही सास साहिबा ने अंदर कदम रखा, रुई के ढेर को हरकत हुई और आवाज आई, चुप। सास भी जूता दुपट्टा फेंक कर भागी। बेटों को आवाजें दी। बेटे बाजुओं पर हाथ फेरते हुए आए, देखें कौन भूत है। हमने बड़े बड़े भूतों को सीधा कर दिया है। लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखा, रुई के पहाड़ को हरकत हुई और चुप का नारा बुलंद हुआ। ससुर को बुलाया गया। वो खेतों को छोड़कर आए, बकते झकते बेटों को निकम्मा कहते, लेकिन उन्हें भी चुप के आगे हथियार डालने पड़े। सारा मोहल्ला जमा हो गया। कोठार के दरवाजे को बंद कर दिया गया। बड़े बूढ़ों ने मशवरा दिया, मस्जिद के मौलवी साहब को बुलाकर लाओ, वही इस भूत को भगाएंगे। ससुर साहब मौलवी साहब के पास गए और सारा वाकया बयान किया। मौलवी साहब बोले, हमारे आगे कोई भूत नहीं ठहर सकता। मैं वो अमल पढ़ूंगा कि भूत को भागते बन पड़ेगा। तुम दौड़कर बाजार से 1 किलो कलाकंद और 1 अगरबत्ती का पैकेट लेकर पहुंचो, हम आ रहे हैं। हस्बे हिदायत 1 किलो कलाकंद और अगरबत्ती मंगाई गई। मौलवी साहब ने कोठार के सामने अगरबत्तियां जलाकर कलाकंद रख दिया। फिर बैठकर पूरा कलाकंद चट कर गए। ऊपर से 1 गिलास ताजा दूध का पीकर डकार ली और होठों ही होठों में अमल पढ़ते हुए कोठार का दरवाजा खोलकर बोले, कौन है बे तू, सामने आ। एक रुई का पहाड़ आगे बढ़ा और आवाज आई, चुप। मौलवी साहब अपना अंगोछा और खड़ावे छोड़कर भागे। खुशहाल मियाँ के ससुराल वालों से बोले, ये चुप का भूत है, बड़ा तगड़ा है, आसानी से नहीं जाएगा। जब इसकी मर्जी होगी तभी जाएगा। तुम लोग ऐसा करो, कोठार का दरवाजा खुला रहने दो और मकान के अगले हिस्से में चले जाओ। खबरदार, पिछले हिस्से में कदम भी नहीं रखना। जलाली भूत मालूम होता है, कहीं तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। डर के मारे सारे गांव वाले अपने अपने घर को सिधारे। खुशहाल मियाँ के ससुराल वालों ने जरूरत का सामान समेटा और मकान के सामने वाले हिस्से में चले गए। दोपहर हो गई थी, धूप तेज थी। गांव वाले भी घरों में जा घुसे थे। मैदान साफ देखकर खुशहाल मियाँ बाहर निकले। कोठार के पीछे जंगल था। जंगल के अंदर जाकर दम लिया। जंगल में साफ पानी का एक नाला बह रहा था। वहां बैठकर कपड़े उतार कर धोए, खुद नहाए। पेड़ पर कपड़े सूखने को डाले और खुद पत्तियों में छुपकर बैठ गए। धूप तेज थी, जरा देर में ही कपड़े सूख गए। कपड़े पहनकर इंसान की शक्ल में आए और ससुराल की तरफ चले। वहां पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। ससुर साहब निकल कर आए। अरे जवाई जी, आप कहाँ चले गए थे? हम तो परेशान हो रहे थे। खुशहाल मियाँ बोले, मुझे सरकारी काम याद आ गया था, इसलिए जाना पड़ा। आप सब यहाँ बंद होकर क्यों बैठे हैं? ससुर बोले, अरे जवाई जी क्या बताएं, हमारे कोठार में तो चुप का भूत आ गया है, बड़ा तगड़ा है। मौलवी साहब से भी नहीं भागा। उन्हीं के कहने पर हमने पिछला हिस्सा खाली कर दिया है। खुशहाल मियाँ भूख से परेशान थे, जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहते थे। कहने लगे, भूत वूत क्या होता है, मैंने बड़े बड़े भूत भगा दिए हैं, चलिए मैं देखता हूँ। उनकी दुल्हन ने आंखों में आंसू भरकर कहा, सुनिए जी, आपको हमारे सुहाग का वास्ता, अभी तो हमारे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है। आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? साले भी कहने लगे, बहनोई साहब, वो बड़ा जलाली भूत है,
आपको कोई नुकसान पहुंचा तो हमारी नाक कट जाएगी। खुशहाल मियाँ बोले, अजी लानत भेजिए, मेरे सामने कोई भूत भूत नहीं टिक सकता। मैंने शहर में भूत भगाने की भी तालीम हासिल की है। सारा काफिला खुशहाल मियाँ की क़ियादत में घर के पिछवाड़े की तरफ चला। आगे आगे खुशहाल मियाँ अकड़म बकड़म सकड़म आ काली कलकत्ते वाली तेरा वार न जाए खाली का विर्द करते हुए और पीछे पीछे सास ससुर साले सालियाँ बीवी डरते कांपते कोठार की तरफ चले। बाकी सब लोग तो जरा फासले पर ही रुक गए। खुशहाल मियाँ ने दरवाजे पर जोर से फूंका और किवाड़ खोलकर बाआवाज बुलंद बोले, तू जो भी है खैरियत चाहता है तो फौरन 9-2-11 हो जा, वरना हम अपने जादू के जोर से तुझे मुर्गा बना देंगे। खुशहाल मियाँ कोठार में दाखिल हो गए, लोगों को बुलाया। सब डरते डरते अंदर आए। भूत भाग चुका था। ससुराल वाले तो मारे अकीदत के खुशहाल मियाँ के हाथ पांव चूमने लगे। खुशहाल मियाँ का भूख से दम निकला जा रहा था, जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहते थे। कहने लगे, भूत को भगाने में बड़ी ताकत खर्च होती है, मुझे बड़ी कमजोरी महसूस हो रही है, खाना लेकर आओ। फौरन दस्तरखान बिछा दिया गया। खुशहाल मियाँ ने 4-6 रोटियां खाकर डकार ली और बीवी से बोले, फौरन चलने के लिए तैयार हो जाओ, हमें अभी घर के लिए रवाना होना है। जिस भूत को मैंने भगाया है वो मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मेरा बदला लेने के लिए कहीं तुम्हारे पीछे ना पड़ जाए। बीवी डर के मारे फौरन अपना सामान समेट समाट कर चलने के लिए तैयार हो गई। सारे गांव ने खुशहाल मियाँ को अकीदत के साथ विदा किया। खुशहाल मियाँ ससुर से बोले, मेरी उस भूत से अब ठन गई है, अब मैं इस गांव में कदम नहीं रखूंगा, वरना मुमकिन है वो आप लोगों को नुकसान पहुंचाए। आप लोगों को जब अपनी बेटी को बुलाना हो तो खुद ही आकर ले जाइएगा और खुद ही पहुंचा भी जाइएगा। मैं आपको किसी मुसीबत में डालना नहीं चाहता। इस तरह खुशहाल मियाँ ने मुस्तकबिल में कम खुराकी का मुजाहिरा करने के खतरे का सदबाब भी कर दिया और बीवी को लेकर घर आ गए, अम्मा के लाडले अम्मा के हाथ का पका हुआ खाना खाने के लिए। प्यारे दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार करें। और ऐसे ही मजीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।